हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने एचपी टीजीटी कमीशन 25 के लिए जो अपनी प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करी है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग का एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप पहले वो देखिए तब आप इस वीडियो पे प्रोसीड कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट पार्ट है। देखो, अगर मैं बात करूं अपना क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी का, तो जो आज वाला हम पार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का, वहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, राइट। बट ये जो पार्ट है ये आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने जो पिछला पार्ट है उसको अच्छे से देखा है। बॉन्ड क्या है, क्यों बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, और भी छोटी छोटी टर्म्स है, अगर आपको उनका आइडिया है तब जाके आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये बच्चों को बहुत कॉम्प्लेक्सिव पार्ट लगता है कि ये केमिकल बॉन्डिंग क्या है, इसमें कैसे हम ज्योमेट्रीज शेप्स का आइडिया लगाते हैं। ठीक है, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर उस शॉर्ट ट्रिक का आपको आइडिया लग गया तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ज्योमेट्री का, शेप का कितना भी कॉम्प्लेक्सिव क्वेश्चन क्यों ना हो, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बट उसके लिए क्या है, आपको बेसिक को अपना देखना पड़ेगा, तभी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगी कहाँ पे हम शेप्स की बात करेंगे, कहाँ पे हम ज्योमेट्री की बात करेंगे। थोड़ी सी चीज़ें कि आपको शेप्स और ज्योमेट्री याद करनी पड़ेगी, कि जैसे कौन से नंबर पे कौन सी शेप होती है वो आपको बता दिया जाएगा, वो आपको लर्न करना है। प्रैक्टिस के साथ वो खुद ब खुद हो जाती है, उसको ज़्यादा बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप वो चीज़ें जो है आपको याद होती जाएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो शेप्स एंड ज्योमेट्री। तो इन शेप्स और ज्योमेट्री को करने से पहले हम एक फॉर्मूला देखेंगे, वो एक शॉर्ट ट्रिक है आपकी, उसको आपने बहुत ही अच्छे से याद करना है। अगर आपको वो याद है, कोई भी क्वेश्चन हो ज्योमेट्री का, शेप का, आगे डायपोल मूवमेंट देखेंगे हम, पोलर मॉलिक्यूल देखेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल देखेंगे, किसी का भी क्वेश्चन हो आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अब हम क्या है वो फॉर्मूला। वो फॉर्मूला होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर का। किसका है वो फॉर्मूला? कोऑर्डिनेशन नंबर का। आपको याद करना है कोऑर्डिनेशन नंबर। हर एक मॉलिक्यूल का आप कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करोगे, उसका फॉर्मूला है हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, कि जो भी सेंट्रल एटम होगा उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस में अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन है तो फ्लोरीन, क्लोरीन है तो क्लोरीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन, आयोडीन है तो आयोडीन। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर का आपके पास फॉर्मूला है, इसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है। जो ये फॉर्मूला है ये हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए है। किसके लिए ये फॉर्मूला? न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए, कि जब उसके ऊपर कोई भी चार्ज आपके पास नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही आपके पास नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो ये क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो आपके पास है NH3, अब मैं बोलूँ इसका आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, कैसे बताया मैंने? सबसे पहले आपको लगाना है हाफ, लगा लिया आपने हाफ। उसके बाद सेंट्रल एटम कौन होता है? जो अकेला प्रेजेंट होता है, जो मोनोवेलेंट होता है, वो हमारा सेंट्रल एटम होता है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम हुआ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये कौन से ग्रुप में आता है? 15 ग्रुप में आता है। तो इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। इसीलिए मैंने आपको पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वीडियो करवाई, उसमें आपको बताया गया है कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में आता है, कैसे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हो, तो वो यहाँ पे यूज़ होगी चीज़। ठीक है, तो 5 आ गया आपके पास। उसके बाद अगर इन पांचों में से कोई भी हो, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तब आप उनको ऐड कर दोगे। लाइक यहाँ पे हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है? 3, तो 3 आपने ऐड कर दिया। 5 और 3 कितने हो गए? 8, 8 अपॉन में 2 करके सॉल्व करके कितना आ गया? 4। विच मीन जो ये अमोनिया है, ये क्या है आपका? अमोनिया है, NH3। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपके पास? 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया आपके पास? 4। देखो, मैं आपको जो आपका थ्योरेटिकली है ना, जैसे ये आपकी वेस्पर थ्योरी है, उस पर मैं नहीं जा रही हूँ, राइट। वेस्पर थ्योरी है, उसमें बताया गया है कि वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही हमारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास बॉन्ड पेयर होते हैं, लोन पेयर होते हैं। वो सारी चीज़ों के बारे में आपको नहीं बताया है।
क्योंकि मेरा मेन मोटिव है आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वहीं पे मैं प्रोसीड कर रही हूँ। बाकी उसके बाद जो भी आपको PYQ आए होंगे वो वहाँ पे जितनी जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे आपको बताया जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन भी लिया जाएगा वहाँ पे। जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें कैसे क्वेश्चन आने हैं, कौन से कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आने हैं, वो भी मैं आपके साथ वहीं पे डिस्कस कर दूंगी। तो ज़्यादा मैं थ्योरी पे फोकस नहीं करती हूँ, जहाँ पे थ्योरी की ज़रूरत है वहाँ पे हम फोकस करेंगे, राइट। पर जहाँ से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मैं उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, ठीक है। आप देखोगे कि चैप्टर नंबर 4 है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमें सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसमें बहुत कुछ है, बट हमने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलना है अपने, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि बुक में तो वो था, मैम ने वो नहीं करवाया है। मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने टॉपिक्स लेके आ रही हूँ, राइट। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया। अब अगर हम किसी और का फाइंड करें, लाइक हम CO2 ले लें, ठीक है। क्या ले लिया हमने? CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या करेंगे, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होगा, सॉरी सेंट्रल एटम कार्बन। कार्बन कौन से ग्रुप में आता है? 14, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमने ऐड नहीं करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो सिंपल 4/2 करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 2। अब जो ये मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बता रही हूँ, इन्हीं कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग आप किसी की भी ज्योमेट्री बता सकते हो कि ज्योमेट्री क्या है आपके पास, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग। अभी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना आ गया, और एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। लाइक हमारे पास है PCl5, क्या है? PCl5, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हाफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कौन से ग्रुप में आता है? 15 में, न्यूज़ पेपर, ठीक है, 15 ग्रुप में। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5, प्लस में 5 क्लोरीन है क्योंकि क्लोरीन ऐड होंगे। 5 और 5 कितने हो गए? 10/2 करेंगे कितना आ जाएगा? 5, विच मीन्स कि हमारे पास PCl5 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 5। एक और चीज़, ऐसा ज़रूरी नहीं है जितने साइड आइटम्स हो उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर हो, क्योंकि हमने NH3 लिया था। कई बच्चों को ऐसे याद करा होता है कि जितने भी साइड आइटम है उतना कोऑर्डिनेशन नंबर है। हमने NH3 लिया था, वहाँ पे आपके पास साइड आइटम्स कितने हैं? 3, बट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को हमेशा फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे, अपनी मर्जी से जो साइड आइटम्स है वो नहीं लगाओगे। कई जगह वो एप्लीकेबल हो जाती है, जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 हो गया, बट हर जगह वो एप्लीकेबल नहीं होगी, इसीलिए हमेशा फॉर्मूले से आपने कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। अब आपने कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना सीख लिया। अब हम चलेंगे कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग हमारे पास ज्योमेट्रीज और शेप का काम आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, मोलिक्यूल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। क्या लिखा हुआ है? मोलिक्यूल्स हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारा? 2। ये है इसका मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना आया? 2। जैसे मैंने अभी करा था, जैसे मैं BeCl2 ले लेती हूँ अपना, ठीक है। BeCl2, बेरिलियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, क्लोरीन 2, 4/2 आ गया। 2 आ गया इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये बेरिलियम है हमारे पास, 2 बॉन्ड बनाएंगे इसके ऐसे ऐसे, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनेगा। जब भी अपनी मर्जी से हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आपने बेरिलियम लिया 2 बॉन्ड आप ऐसे बना दोगे, नो। जब भी आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा तो ऐसी ही शेप या ज्योमेट्री बनेगी जिसका नाम बनता है हमारे पास लीनियर। क्या नेम आता है? लीनियर। अब ये लीनियर है, इसका बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है? देखो बॉन्ड एंगल बन रहा है हमारे पास 180 डिग्री, राइट। उसके बाद हम एग्जाम्पल में मैंने यही BeCl2 लिखा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था? 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आया था। तो देखो मैं यहाँ पे बनाऊँ स्ट्रक्चर, ये आएगा ऑक्सीजन इस तरफ, ऑक्सीजन इस तरफ, बट ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, तो ये लीनियर ही स्ट्रक्चर बन रहा है। कितना एंगल आएगा? 180 बॉन्ड एंगल। मतलब कि आपने कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर लिया। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? क्योंकि बॉन्ड पेयर है, इनमें होती है रिपल्शन, तो ये बॉन्ड खुद को इस तरीके से अलाइन करेंगे ताकि मिनिमम से मिनिमम रिपल्शन हो, मैक्सिमम एंगल हो। तो मैक्सिमम एंगल, देखो ये आपकी लीनियर शेप, अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो, देखना चाहते हो 3D में, तो दिस इज योर लीनियर शेप। ये है आपकी लीनियर शेप, ऐसे होती है लीनियर शेप। तो देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब कितना एंगल है? 180 एंगल।
तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा तो एंगल क्या जाएगा 180 आपके पास, ठीक है। और ज्योमेट्री का नाम क्या होगा आपके पास, लीनियर, ठीक है। अब हम चलते हैं, मैंने क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना जाएगा, 3 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम निकालते हैं कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आता है हमारे पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये और बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। देखो जब आप इसको समझ जाओगे आपका मन खुद से करेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, पर बेटर है इस चीज़ को अच्छे से समझो पहले, राइट। तो हमारे पास अब आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 3। तो मेरे पास एग्जाम्पल है BF3, ठीक है। BF3 हाफ आ गया आपके पास। उसका बोरोन आता है हमारे पास 13 ग्रुप में। 13 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, फ्लोरीन है 3 और 3 6 अपॉन में 2 कितना आ गया हमारे पास 3, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 3। तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 3 आता है तो जो हमारे पास, देखो पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, इसमें फर्दर केस है नो लोन पेयर, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 3, विच मीन्स हम 3 बॉन्ड बनाएंगे, जैसे मर्जी बना दो, अभी आपको नहीं पता है। यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, क्या कोई बॉन्ड खाली छूट रहा है, नहीं छूट रहा है। तो अगर कोई बॉन्ड खाली नहीं छूट रहा है तो मतलब वहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसीलिए मैंने पहला केस लिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आएगा ज्योमेट्री, क्या आएगा ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का नाम होता है ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर। एंगल की बात करें, एंगल होता है 120। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो BF3, ठीक है, BCl3 भी लिख सकते हो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो ये हमारे पास ये है, ऐसी शेप होती है, ये ऐसी शेप है, ये देखो ऐसी। तो आप देख रहे हो ये एंगल कितना है 120 120 120। यानी कि जब हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ रहा है, तो एटम खुद को ऐसे अरेंज करेंगे कि मैक्सिमम जो है बॉन्ड फॉर्म हो जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल फॉर्म हो जाए। तो वो 120 का ही बनेगा, उससे अगर हम इनको नज़दीक लेके आएंगे तो एंगल जो है वो कम होता जाएगा। तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना आ गया 120। अब प्लेनर क्यों बोला गया, क्योंकि ट्रायंगल बन रही है इसलिए ट्रायंगुलर। प्लेनर क्यों बोला गया, प्लेनर इसलिए बोला गया क्योंकि सारे के सारे एटम एक ही प्लेन पे आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। ये ज्योमेट्री होती है हमारे पास, ठीक है। ये जो ज्योमेट्रीज है ना, जैसे मैंने ये ट्रायंगुलर प्लेनर है आपके पास बनाई हुई, ठीक है, इनका आपको आइडिया ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 3D में, अभी तो 2D में ही चल रही है, आगे वाली ज्योमेट्रीज 3D में आएंगी तो उसको एज्यूम करना मुश्किल होता है, तो उनका आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि हमने ऑर्गेनिक पढ़नी है, ऑर्गेनिक में जाके स्टीरियो केमिस्ट्री आती है, तो उसमें इस चीज़ का बहुत ही खास रोल होता है 3D ज्योमेट्रीज का। तो ये आपकी ट्रायंगुलर प्लेनर है, राइट। अब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ही आएगा। देखो कैसे आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 3। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम। SO2 क्या है आपके पास, SO2 हाफ सल्फर, कौन से ग्रुप में आता है 16, उससे ऑक्सीजन वाले में ऑक्सीजन 16 है, तो 6 ऑक्सीजन ऐड नहीं करेंगे, तो 6 अपॉन में 2 कितना आ गया हमारे पास 3, तो 3 आया इसका। 3 आया तो हम 3 के लिए ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, तो ऑक्सीजन कितने हैं 2, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ऑक्सीजन तो बनाता है डबल बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, लगा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या और ऑक्सीजन है, नहीं है हमारे पास, विच मीन्स जो भी बॉन्ड खाली बचता है वहाँ पे है लोन पेयर। जब आपने कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करा, आपने बॉन्ड लगाए, उसके बाद साइड एटम्स को प्लेस करा, आप देख रहे हो एक बॉन्ड जो है वो आपके पास खाली बच रहा है, तो उसके ऊपर आप लगाओगे लोन पेयर, उसके ऊपर आप क्या लगाओगे लोन पेयर। तो ऐसी जब हमारे पास लोन पेयर आ जाता है तो इनको हम बोलते हैं इररेगुलर ज्योमेट्री। कैसी ज्योमेट्रीज बोलते हैं, इररेगुलर ज्योमेट्री। जो पहले थी वो रेगुलर है क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड जो हैं वो ऑक्यूपाई हैं। तो जब भी इररेगुलर ज्योमेट्री आती है तब हम शेप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, शेप की बात करते हैं, हम ज्योमेट्री की बात नहीं करते हैं। ज्योमेट्री की बात कब होगी, जब हमारे सारे के सारे बॉन्ड जो है वो एटम्स के द्वारा ऑक्यूपाई किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बॉन्ड पे लोन पेयर है तो लोन पेयर आ गया, विच मीन्स इररेगुलर ज्योमेट्री है, तो हम शेप की बात करेंगे। तो यही कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आया, बट एक लोन पेयर आ गया, तो हम किसकी बात करेंगे, शेप की।
शेप की। तो ये कैसी शेप है, तो ये ना एंगल सा बन रहा है, एंगल सा, तो इसको बोलते हैं हम एंगुलर शेप। क्या बोलते हैं हम, एंगुलर शेप। अब बात वही आती है एंगल की। तो जब भी आपके पास लोन पेयर आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, एंगल होना चाहिए था 120, बट जब भी लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होती है रिपल्शन, तो एंगल कम होगा। यहाँ से भी रिपल्शन, देखो ये ऐसे है ना, ऐसे पहले कैसे थे, ऐसे, अब ऊपर से रिपल्शन आ रही है, देखो ये जैसे ऐसा होना चाहिए था एक्चुअल में। अब यहाँ से रिपल्शन आ रही है, तो यहाँ से इसको रिपल्शन, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ से इसको रिपल्शन नीचे की तरफ जाएगा, तो एंगल क्या कर गया, देखो इनके बीच का एंगल क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, राइट। तो एंगल क्या कर गया हमारे पास, डिक्रीज कर गया। तो हम लिखेंगे लेस देन 120 डिग्री। 120 डिग्री से क्या होगा हमारे पास, कम होगा हमारा बॉन्ड एंगल। ये चीज़ आपको समझ में आई, इसको अच्छे से समझना है। इसका आगे जाके भी रोल है, हम कैसे डिसाइड करते हैं कोई भी पोलर और नॉन पोलर है, उसमें रेगुलर और इररेगुलर चीज़ें ही हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, जब भी आपने कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करा, अपने उतने बॉन्ड लगाए, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री बनाई, आपने बना दी ज्योमेट्री। उसके बाद आपने क्या देखना है कि क्या सारे के सारे बॉन्ड ऑक्यूपाई हो रहे हैं किस सारे एटम से, अगर हो रहे हैं तो रेगुलर ज्योमेट्री, अगर नहीं हो रहे हैं, जहाँ पे भी एक बॉन्ड खाली बच रहा है वहाँ पे आप लगाओगे लोन पेयर, तो वो कैसी ज्योमेट्री हो जाएगी, इररेगुलर ज्योमेट्री। तो वहाँ पे हम शेप की बात करेंगे और जो उसका एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, कम। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर पे। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। तो देखो हमारे पास है CH4, क्या है CH4, हाफ कार्बन में होंगे 4, 14 ग्रुप में आता है, 4 हाइड्रोजन है, 8/2 करेंगे 4, 8/2 करेंगे 4। तो ये हमारा क्या है 4, तो हम 4 बॉन्ड बनाएंगे। 4 बॉन्ड कैसे, ऐसे, यहाँ पे भी H है, 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 तो सभी के सभी ऑक्यूपाइड हैं। तो कैसी ज्योमेट्री होगी, रेगुलर। तो हम किसकी बात करेंगे, ज्योमेट्री की, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम, ज्योमेट्री की, ना कि शेप की। ये हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, देखो कुछ ऐसी बनाई है मैंने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये देखो ये कैसी हमारे पास, ये प्लेनर नहीं है हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देखो प्लेनर क्यों नहीं है ये, अगर ध्यान से आप देखो तो ये प्लेनर नहीं है हमारे पास। प्लेनर क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 एटम्स तो प्लेन पे आ रहे हैं, मतलब बोर्ड हमारा प्लेन है, कि ये दोनों प्लेन में आ रहे, नहीं, ये प्लेन से ऊपर है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक उस तरफ है, ठीक है। तो प्लेन में नहीं आ रहे, तो ये हमारा प्लेनर नहीं है, ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री हमारी, टेट्राहेड्रल। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, कैसी ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल इसमें आएगा 109.5, 109.5 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री याद की, ठीक है। देखो एज्यूम करो इसको टेट्राहेड्रल। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसकी ज्योमेट्री, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं पहले केस में, तो ज्योमेट्री आएगी हमारी टेट्राहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री आएगी, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल की बात करूँ, बॉन्ड एंगल आएगा 109.5 डिग्री, ठीक है। एग्जाम्पल में CH4 लिख सकते हो, CCl4 भी आ सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, CHCl3 आ सकता है, CH2Cl2 आ सकता है, CHCl3 आ सकता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये रेगुलर ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल है, एंगल कितना है 109.5। जितनी भी ज्योमेट्री है सभी में एंगल होल नंबर में है, जैसे हमने देखा था 180, 120, 90, 120, 80, सॉरी ऐसे ही चलेगा आपके पास, ठीक है। सिर्फ एक यही ज्योमेट्री है जिसमें एंगल जो है वो पॉइंट में है, तो इसको आप याद रख सकते हो, टेट्राहेड्रल में 109.5 यही एक पॉइंट वाला है, बाकी सारे होल नंबर चलेंगे, ठीक है। अब इसी में फर्दर केस आएगा हमारे पास कि एक लोन पेयर आ गया। तो जब हमारे पास लोन पेयर आ जाएगा तो हम किसकी बात करेंगे, शेप की। किसकी बात करेंगे, शेप की। और यहाँ पे मैं बॉन्ड एंगल लिख देती हूँ। यहाँ पे भी लोन पेयर आ जाएगा तो हम किसकी बात करेंगे, शेप की। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बॉन्ड एंगल। अब देखते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल से। NH3 पहले मैंने करवाया था, सबसे पहले ही आपको, हाफ नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस में 3, 8 अपॉन में 2, 4, कौन सा आ गया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं।
ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, कहीं पे भी लगा सकते हो आप। एक जगह खाली बच रही है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर। देखो जैसे यही हमारी शेप है ना, ये थी ना टेट्राहेड्रल, यहाँ पे लोन पेयर नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, 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 यहाँ पे लोन पेयर है। तो जब भी आपको शेप के बारे में पता करना होगा ना, तो लोन पेयर को हटा देंगे हम, लोन पेयर को छुपा लेंगे। अब ये शेप ना थोड़ी देखो कैसी पिरामिडल बन रहा है, ये पिरामिडल ऐसे पिरामिड बन रहा है, ये देखो नीचे से देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ये पिरामिड की तरह बन रहा है, क्योंकि यहाँ से देखो अगर इसको हम छुपा देंगे तो ये नीचे की तरफ ना हमारा पिरामिड ही बनेगा ऐसे। तो इस शेप का नाम क्या होता है हमारे पास, पिरामिडल। क्या होता है शेप का नाम, पिरामिडल। ठीक है, क्या है शेप का नाम, पिरामिडल। आपके पास शेप का नाम आ जाएगा पिरामिडल। अब बात आती है बॉन्ड एंगल की। ठीक है, किसकी एंगल की, बॉन्ड एंगल की। वही है सेम इसमें भी कि बॉन्ड एंगल कोऑर्डिनेशन नंबर में हमारे पास जाएगा तो 109 पॉइंट में 5, बट क्या आ गया एक लोन पेयर, तो लेस देन 109 पॉइंट में 5 आ जाएगा एंगल। ये NH3 का एंगल के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है कि जो NH3 है उसका एंगल कितना होगा, 109 ही होगा, 109 से बड़ा होगा, या 90 से छोटा होता, ऐसे करेंगे वो। तो हमारे पास 109 से छोटा होगा, लेस देन 109 ओवर 90, 90 से बड़ा, 109.5 से छोटा, क्योंकि लोन पेयर आ गया हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर। कौन सी है, वाटर। तो हाफ ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम 6, प्लस में 2 हाइड्रोजन है 8, 8/2 क्या आ गया 4। तो मैं अगर फॉर्म करूं ऐसे, यहाँ पे H लगा दूंगी, यहाँ पे H, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। तो मैंने बोला जब भी शेप को कंसिडर करोगे लोन पेयर को ओमिट कर दो। तो ये कैसी शेप बन रही है, बेंट शेप। कैसी शेप है ये, बेंट। बेंट भी बोलते हैं इसको, वी भी बोलते हैं, उल्टा वी बना हुआ है, एंगुलर भी बोलते हैं इसको। तो बाकी आप वो जो भी आपको ऑप्शंस दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग। तो कौन सी शेप है ये, वी शेप। ठीक है, जो बॉन्ड एंगल होगा वो लेस देन 109.5, यानी कि क्योंकि इसमें लोन पेयर कितने आ रहे हैं हमारे पास, 2 लोन पेयर। कितने लोन पेयर आ रहे हैं, 2। तो ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीजन के ऊपर 2 ही लोन पेयर आते हैं। ठीक है, सिमिलरली नाइट्रोजन के ऊपर 1 ही लोन पेयर आता है, तो यहाँ पे 1 ही लोन पेयर। वही सारी चीज़ें यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे कि बॉन्ड एंगल 109 पॉइंट से लेस होगा, बट अमोनिया से भी छोटा होगा बॉन्ड एंगल। क्यों होगा अमोनिया से भी छोटा, क्योंकि 2 लोन पेयर आ गया आपको। ठीक है, अब देखो इसी बॉन्ड एंगल के ऊपर आपको बनेगा क्वेश्चन। इसी बॉन्ड एंगल जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर ना आपको बनेगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कैसे, आपको दे रखा है CO2, आपको दे रखा है CH4, आपको दे रखा है NH3 और आपको दे रखा है वाटर। तो वो बोलेंगे इनमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल बताना है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में है। तो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करा है पहले, यहाँ पे 2 आया था, इसका 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा। अभी हमने करा है तो आप कर सकते हो फाइंड आउट। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आया तो इसमें बॉन्ड एंगल होगा हमारा 180, तो इसका तो हो गया मैक्सिमम एंगल 180 होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया और कोई भी लोन पेयर नहीं होता है तो इसका एंगल होगा 109, CH4 का एंगल हो जाएगा 109.5। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया बट विद 1 लोन पेयर, तो इसमें थोड़ा सा एंगल कम हो जाएगा। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया बट 2 लोन पेयर, तो इसका एंगल सबसे छोटा हो जाएगा, इसलिए सबसे लास्ट में आएगा। राइट, तो ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में बॉन्ड एंगल का आपको अरेंज करने का। तो आपको कोई सी भी ज्योमेट्री वो दे देंगे, वो आपको डिसाइड करना है अपना कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करके कि किस में कितना बॉन्ड एंगल है। पहली बात, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल तो याद करने पड़ेंगे। देखो इतना तो बात है, इतनी सी चीज़ तो आपको लर्न करनी पड़ेगी। बाकी आप ग्रेजुएट तो हो, तो आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, तो आपको पता होगा, थोड़ा तो आइडिया होगा, बेशक भूल चुके हो बट आइडिया ज़रूर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 लीनियर 180, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ट्रायंगुलर प्लेनर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल। अभी हम चलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पे। बाकी जब लोन पेयर आते हैं तो कैसे होता है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब एक और बात कि जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तब हमारी ज्योमेट्री एक और होती है। ठीक है, वो है हमारी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है,
कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये ज्योमेट्री होती है, देखो बन रहा है स्क्वायर प्लेनर, थोड़ा टेढ़ा बना हुआ बट ये देखो, ये यहाँ से ये स्क्वायर बनेगा ऐसे, और चारों के चारों एटम एक ही प्लेन पे है, तो इसको बोलते हैं हम स्क्वायर प्लेनर। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि हम तो कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे, हाउ वी कैन डिसाइड दैट द ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो तो हमने सीख लिया है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं। तो जब भी उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तब हमारी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, तब हमारी ज्योमेट्री कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। उसके बाद जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है हमारे पास, कुछ एक को छोड़ के डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो उसमें हमारे पास कौन सी ज्योमेट्री आती है, स्क्वायर प्लेनर, उसमें आती है हमारी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। क्यों? क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी sp3। अब आप बोलोगे हाइब्रिडाइजेशन तो हम बता ही नहीं है, करेंगे आगे हम, ठीक है। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है dsp2, तो इसमें डी इन्वॉल्व हो गया तो मतलब इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे हमारे पास, जब इसमें डी इन्वॉल्व हो रहा है, विच मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तब हमारे पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। तो आपको ये पता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से, और डी ब्लॉक, कार्बन वाला था पी ब्लॉक, नाइट्रोजन पी ब्लॉक, ऑक्सीजन पी ब्लॉक, तो ये सभी पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो पी ब्लॉक एलिमेंट आपके पास होते हैं, तो हमारी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल ही होगी। तो जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट करेंगे वहाँ पे स्क्वायर प्लेनर को डिटेल में पढ़ेंगे, और किसकी उसमें टेट्राहेड्रल हो सकती है वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक। अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के ऊपर। यहाँ पे कर लेती हूँ मैं ना, मतलब यहाँ लिख देती हूँ मैं कोऑर्डिनेशन नंबर, जब आपका कितना पहुँच जाएगा 5, ठीक है। No lone pair with 1 lone pair with 2 lone pair, 3 lone pair, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5, तो चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के ऊपर अब हम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हमारे पास है PCl5, PCl5 हाफ, कोऑर्डिनेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस 5 प्लस में 5, 5 और 5 हो गया 10, 10 अपॉन में 2 करके कितना आ गया 5, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर में ज्योमेट्री कैसी बनेगी हमारे पास, ये ए ऐसे ही, यहाँ मैंने लगाई ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाई, यहाँ पे पिरामिडल और एक और पिरामिडल, तो नाम बनता है यहाँ पे ट्रायंगुलर बायो पिरामिडल, ट्रायंगुलर बायो पिरामिडल, शॉर्ट में बोल देते हैं TBP। देखो ये ट्रायंगल बन रही है, आपको दिख रही होगी, ये देखो ट्रायंगल बन रही है, ऊपर एक पिरामिड है, ये देखो ऐसे ऐसे पिरामिड बनेगा ना, एक नीचे एक पिरामिड है, तो बायो पिरामिड, ठीक है। हम इसको देखते हैं, ये रहा, अगर आप देख पाओ, देखो ध्यान से देखना, ये आपकी ट्रायंगल बन रही है इन, या मैं इसको ना रिप्लेस करती हूँ कि आपको पता चल सके। Just give me a second.
देखो ये जो मैंने ऑरेंज कलर के लगाए हैं ये बना रहा है हमारे पास ट्रायंगल। ये देखो ऐसे क्या बना रहा है, ट्रायंगल। उसके बाद ये पिरामिड, देखो यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे पिरामिड बनेगा, तो एक पिरामिड सेम पिरामिड नीचे है हमारे पास, तो इसका नाम है ट्रायंगल बायो पिरामिडल। अब बात आती है एंगल्स की। देखो ये जो ट्रायंगल है ये वाले हैं जो आपस में, ये वाले ये कितने का एंगल बना रहे हैं, 120 का। जहाँ पे भी ट्रायंगल आती है तो एंगल बनता है 120 का। तो आप ये ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 120 का, ठीक है, ये 120 का। अब ये जो पिरामिड वाला पार्ट है ये देखो, ये इसके साथ कितने का एंगल बना रहा है, ये देखो ये पिरामिड वाला इसके साथ कितने का एंगल बना रहा है, 90। तो ये सभी के साथ 90 का एंगल बना रहा होगा, इसके साथ भी इसके साथ भी। नीचे वाला भी सेम क्या होगा, 90 90 90। तो विच मीन्स इसमें एंगल हमारे पास कैसे आए, ठीक है, मेन रोल हमारा एंगल्स का है। अगर हमें एंगल का आइडिया लग गया ना फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री हमारी कौन सी आई, अगर मैं ज्योमेट्री लिखूँ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे TBP, वहाँ पे लिख दिया मैंने ट्रायंगुलर बायोपिरामिड। एंगल कौन कौन से आए, 120 और 90। एंगल कौन कौन से आए, 120 और 90। अब इसमें एक और छोटी सी बात है, छोटी तो नहीं है मतलब काफ़ी है, आप उसको भी समझोगे, ठीक है। देखो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, लेट्स से ये ऐसे है ना, ये ट्रायंगल बन रही है, देखो ये ट्रायंगल बन रही है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें ना दो तरह की पोजीशन होती है। ये जो एक्सिस के ऊपर है इसको बोलते हैं हम एक्सियल पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सियल पोजीशन। तो ये दोनों कौन सी पोजीशन है, एक्सियल। और जो ये है जो ट्रायंगल बना रही है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं हम इसको, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यानी कि ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन है। अब बात ये आती है क्योंकि ये जो इनमें जो बॉन्ड एंगल है वो अलग अलग है, तो जो बॉन्ड लेंथ है वो भी अलग होगी, इक्वेटोरियल की अलग होगी और एक्सियल की अलग होगी हमारे पास। तो क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड एंगल पे हमारे पास डिपेंड करती है। बॉन्ड एंगल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये हमने बॉन्ड पैरामीटर लास्ट जो वीडियो थी वहाँ देखा था, ठीक है। तो अब जो हमारे पास, अगर मैं स्ट्रक्चर से देखूं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, देखो इनमें ना अगर हम देखें तो जो ये एक्सियल पोजीशन है हमारे पास, देखो इसको ध्यान से देखना है आपने। ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये जो ट्रायंगल वाली पार्ट है, इसको हमने 90 की रिपल्शन देखनी है। देखो 120 तो आपस में है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसमें भी हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास 180 की रिपल्शन, ओह सॉरी फॉर दैट, इसमें 180 एंगल भी आएगा। कितना आएगा, 180 एंगल भी आएगा, ठीक है। एक्सियल में 180 का एंगल। अब आप देखना इसमें हमें रिपल्शन देखनी है, जो ये है ना रिपल्शन तो हर कहीं है, 120 पे भी है 180 पे भी है, बट 90, क्योंकि 90 में बॉन्ड एंगल कम है तो रिपल्शन ज़्यादा होगी। तो देखो ये जो है, मान लो ये वाला, इसको रिपल्शन एक ये दे रहा होगा 90 की और एक ये नीचे वाला दे रहा होगा, ठीक है। अब जो ये एक्सियल वाले हैं इसको देखो 90 की रिपल्शन कहाँ कहाँ से मिल रही है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, सेम नीचे से भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो मतलब ये जो है एक्सियल वाले, यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है। तो अगर रिपल्शन ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि बॉन्ड दूर दूर जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा। विच मीन्स यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है, वहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारी क्या होती है, स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सियल पोजीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, एज़ कम्पेयर टू एक्सियल पोजीशन। तो मतलब अगर हमें बॉन्ड बनाने हैं तो देखो इसका स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये ए है ना, ये हमारा एक्सियल, ये एक्सियल, ऐसे ऐसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे। क्योंकि हमारी जो एक्सियल वाली बॉन्ड लेंथ है वो क्या हमारी ज़्यादा है, तो इक्वेटोरियल, ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो यहाँ पे हमारी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है इसीलिए हम इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब ना यहाँ पे मैंने ये चीज़ क्यों बताई आपको, देखो आपको ना क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आएगा, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर हम फाइंड करेंगे तो कई बार क्या होगा, हमारे पास 3-4 चीज़ें ऑक्यूपाई हो जाएंगी, लोन पेयर बच जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास, लोन पेयर। तो हाउ वी कैन डिसाइड दैट कि हम लोन पेयर कहाँ पे रखें,
लोन पेयर हम कहाँ पे रखें, एक्चुअल पोजीशन पे रखें या इक्वेटोरियल, क्योंकि ये दोनों सेम है और ये तीनों सेम है। अब ये जो लोन पेयर है ये करता है रिपल्शन ज़्यादा, ये क्या करता है हमारे पास रिपल्शन, इसमें क्या होती है लोन पेयर की वजह से रिपल्शन हो जाती है ग्रेटर। तो हम इसको वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे रिपल्शन क्या हो लेस, जहाँ पे रिपल्शन क्या हो हमारे पास लेस। तो कौन सी पोजीशन पे रिपल्शन कम, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। विच मीन्स जब भी लोन पेयर आएगा तो हम ट्राई करेंगे लोन पेयर को कहाँ रखें, लोन पेयर इस पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझना है। मैं आपको ये यहाँ पे बताना चाहती थी कि जब हमारी इर्रेगुलर ज्योमेट्री होगी तब हमने जब लोन पेयर रखना है तो उसको कौन सी पोजीशन पे रखना है। विच मीन सबसे पहले हमारी एक्चुअल पोजीशन ऑक्यूपाई होती है, उसके बाद हम इक्वेटोरियल पे जाते हैं। ठीक है, जब हमारे पास रेगुलर ज्योमेट्री फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 के 5 ही ऑक्यूपाइड होंगे। बट जब हमारी इर्रेगुलर ज्योमेट्री आएगी तब हमने देखना है कहाँ पे किसको रखना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद इनको समझना कोई मुश्किल नहीं है हमारे पास। ज़्यादा इंपॉर्टेंट शेप यही है आपकी टीबीपी, और इसी के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये हमने रेगुलर वाली तो देख ली। नाउ विद द वन लोन पेयर, हमारे पास एक लोन पेयर है ना। अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं विद वन लोन पेयर ना, SF4, SF4, ठीक है, ये देखो SF4। तो इसमें क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर हाफ, सल्फर 16 ग्रुप का एलिमेंट है 6, फ्लोरीन है 4, 6 और 4 क्या हो जाएगा 10, 10/2 करके क्या आ गया 5। तो बना देंगे हम टीपीपी शेप, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्लोरीन आएगा, यहाँ पे ये दोनों ऑक्यूपाई होगी। अब कहीं पे भी लगा दो, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, एक यहाँ पे लगा रही हूँ, एक पोजीशन बच गई तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी लोन पेयर, यहाँ पे मैं लगाऊंगी लोन पेयर। अब क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर आ गया तो हम ज्योमेट्री की बात नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे शेप। तो मैंने बोला हुआ है जब भी शेप की बात करनी है इसको छुपा दो। अब इससे ट्राई करते हैं समझने की। तो ऐसे है ना, ये हमारी ऑक्यूपाइड है एक्चुअल पोजीशन, ये भी ऑक्यूपाइड है। मैंने लेट्स से इसको निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि हमें शेप समझनी है। तो ये शेप ना कुछ ना सीसा जैसी लगती है, आपको लग रही है कि नहीं लग रही है, तो सीसा है। देखो इधर बैठोगे तो ये सीसा बनेगी, ऐसे सीसा शेप होती है। मतलब ये चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको देखना आ रहा है वेरी गुड, अगर नहीं देखना आ रहा है तब आप बोलोगे सीसा, तो फिर सीसा ही लग रहा है ना। इन दोनों को, इसको तो आप भूल जाओ, ये दोनों इस तरफ है ये इस तरफ है, तो ये सीसा की तरह होती है सीसा। तो शेप क्या आएगी हमारी सीसा। तो इसमें हम बॉन्ड एंगल की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इतना बॉन्ड एंगल का वो नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास जब एक लोन पेयर होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में, तो उस शेप का नाम क्या होगा, सीसा शेप। ठीक है, सीसा शेप। अब हम चलते हैं ICl3 पे, ICl3। तो देखो यहाँ पे हाफ आयोडीन 17th ग्रुप में 7, क्लोरीन 3 है तो 3, 10/5, 5 आएगा। तो ये बनी ज्योमेट्री ऐसे। तो यहाँ तो Cl जाएगा, यहाँ पे भी Cl जाएगा। मैं एक यहाँ पे लगा देती हूँ, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। तो जब भी लोन पेयर आएंगे तो लोन पेयर छुपा देंगे हम, ऐसे छुपा दिया। तो देखो ये क्या बन रहा है T, तो विच मीन्स कौन सी शेप होगी हमारे पास, T शेप। कौन सी शेप होगी हमारी, T शेप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, इनको अच्छे से आपने याद करना है। कौन सी शेप होगी, T शेप आपके पास। ठीक है, तो इसकी T शेप। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं हमारे पास कि जब हमारा जो बॉन्ड एंगल कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ही है, ज़ीनोन F2। तो नोबल गैस देखो इसका कंपाउंड आ गया ना यहाँ पे, ये। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, ज़ीनोन हाफ, ज़ीनोन 18 ग्रुप की है, 2, 10 कितना आ जाएगा 5। तो बनाऊँ अगर डायग्राम ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले यही वाली पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे हम, ये वाली और ये वाली। यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। अब हमने शेप देखनी है तो लोन पेयर को कर देंगे ओमिट, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो देखो ये क्या बन रही है, ये हमारी लीनियर शेप बन रही है। क्या बन रही है हमारे पास, ये शेप कौन सी बन रही है, लीनियर शेप। ठीक है, कौन सी शेप बन रही है आपके पास, लीनियर। तो लीनियर ज्योमेट्री भी हो सकती है, लीनियर शेप भी है हमारे पास। शेप कब आएगी, जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा और 3 लोन पेयर होंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये था आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का।
अब हम चलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे। कहाँ पे चलेंगे हम? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे। ठीक है, अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे। तो इसका एग्जांपल आ जाएगा हमारे पास SF6 SF6। तो देखो हाफ सल्फर 6 फ्लोरीन 6 6 और 6 कितना होगा 12 12 बॉन्ड में 2 कितना आ गया 6। तो 6 वाली सारे के सारे बॉन्ड ऑक्यूपाई होंगे क्योंकि 6 ही है। नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल, लाइक दिस। ये है हमारा ऑक्टाहेड्रल। ऐसे जहाँ मर्जी से देखो ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ से यहाँ पे भी 4 आ रहे हैं। अब मैं यहाँ से पकड़ लूँ, ये दोनों सीधे 4 आ रहे हैं। अब मैं यहाँ से पकड़ लूँ, दोनों सीधे 4 आ रहे हैं। तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप है हमारी। कैसे बनेगी देखो, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पे ये एफ एफ नहीं सॉरी हाँ एफ 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 एफ। तो ये ऑक्टाहेड्रल है। मोड एंगल की बात की जाए तो इसका इसके साथ सभी के साथ 90 होगा और इन दोनों का आपस में 180 होगा। तो इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल कुछ नहीं होता क्योंकि 6 की 6 ही बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। कहीं से भी हम देखें, जो TBP थी उसमें ऐसा नहीं था कि अगर हम घुमा फिरा रहे हैं तो सेम हमारे पास चीज़ें आएँ। इसमें सेम आ रही है, इसलिए सारी की सारी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो आप कहीं पे भी किसी भी एटम को या लोन पेयर को प्लेस कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब इसमें भी क्या है कि किसी में एक लोन पेयर आ जाता है हमारे पास। तो उसका एग्जाम्पल है हमारे पास BRF5। ठीक है, BRF5 देखो हाफ ब्रोमीन 17 ग्रुप 7 फ्लोरीन 5 12 अपॉन में 2 6। तो मैंने बनाया ब्रोमीन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, कहीं पे भी लगा दो। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। तो ये वाली पोजीशन बच गई हमारे पास। ठीक है, या नीचे लगा दो क्योंकि देखना थोड़ा आसान होगा। ये वाला यहाँ पे लोन पेयर आ गया, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया। तो अब हमने जहाँ पे लोन पेयर उसको ओमिट कर देंगे। तो ये हमारी पता कौन सी शेप बन रही है? देखो ये स्क्वायर बन रहा है ऐसे, ये स्क्वायर और ऊपर लगा हुआ है पिरामिड। तो इस शेप का नाम होता है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, कौन सी शेप है हमारे पास? स्क्वायर पिरामिडल। अगर आप देखना चाहते हो तो ये हमारी स्क्वायर पिरामिडल। देखो स्क्वायर पिरामिडल ही क्योंकि यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है पूरा का पूरा, ऊपर ये पिरामिड है, तो यहाँ से ये पिरामिड बनाएगा। ऐसी शेप है ये स्क्वायर पिरामिडल आपके पास। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल। ये नीचे से देख सकते हो आप, ऐसे देख सकते हो ऐसे। देखो ये स्क्वायर है, नीचे ऊपर क्या पिरामिड बन रहा है ये सारा, तो स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, अब लास्ट बचती है आपके पास 2 लोन पेयर है ना। इसका एग्जाम्पल दिमाग में नहीं आ रहा मेरा। ज़ीनोन O2F2, ज़ीनोन O2F2 नहीं होगा, सीसा होगा ज़ीनोन O2F2। इसमें कौन सा BRF3 बनता है? BRF3 नहीं, BRF3 तो नहीं होगा, नहीं होगा BRF3। इसका मेरे को एग्जाम्पल नहीं आ रहा है याद। मतलब इसमें ना आपके पास जैसे अब कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो, ऐसे 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 करके, मतलब आपके पास 4 एटम होंगे कनेक्टेड। ठीक है, अब मेरे को एग्जांपल ध्यान में नहीं आ रहा है इसका। मान लो यहाँ पे B, यहाँ पे भी B, यहाँ पे भी B, यहाँ पे भी B, यहाँ लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो लोन पेयर हो गया, तो लोन पेयर को हम ओमिट कर देंगे ऐसे। तो देखो ये कौन सी शेप बन रही है, ये हमने डिस्कस कर ली है। ये हमारी स्क्वायर प्लेन है, तो ये कौन सी बन जाएगी हमारे पास? स्क्वायर प्लेनर शेप है। ये ज्योमेट्री भी है बट यहाँ पे शेप आ जाएगी। स्क्वायर प्लेनर क्या आ जाएगी हमारे पास? शेप। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे पास सेम ही ज्योमेट्री भी है और हमारे पास शेप्स भी है। तो एक ज्योमेट्री का जो नाम है, लीनियर शेप भी है, लीनियर ज्योमेट्री भी है। स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर पिरामिडल, ये 3 है, शेप्स भी है और ज्योमेट्रीज भी है। तो जहाँ पे लोन पेयर होगा तब शेप आ जाएगी, लोन पेयर नहीं होगा तो हमारी ज्योमेट्री आ जाएगी।
ठीक है। तो ये था आपके पास शेप्स के बारे में, ज्योमेट्रीज के बारे में। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होंगी, ठीक है। नहीं रहा होगा कोई भी डाउट। इन केस अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके पास खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। चैनल का टेलीग्राम पेज है, चैनल का इंस्टा पेज है, वहाँ पे अगर टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज नहीं करना चाहते हो तो जो चैनल का इंस्टा पेज है वहाँ पे पर्सनली अपने डाउट्स को जो है आप क्लियर कर सकते हो। ट्राई करूँगी आपका जितने भी डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। तो ये था आपके पास विस्पर थ्योरी, आपके पास ज्योमेट्री और शेप्स के बारे में। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होंगी, ठीक है। बाकी जब हम क्वेश्चन सेशन करेंगे वहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके पास। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं, जो कि आपके पास ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की ऑर्बिटल जो हमारे पास ऑर्बिट्स हैं वो कैसे ओवरलैप करते हैं। 3 टॉपिक बचते हैं इसके, ऑर्बिट ओवरलैपिंग, उसके बाद एक है हाइब्रिडाइजेशन और उसके बाद है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टीजीटी मिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो करते हैं प्रोसीड। गिव मी 1 सेकेंड। अब ना पहले ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करने से पहले ना एप्लीकेशन है इस पार्ट की हमारे पास, ठीक है। ये जो हमने थ्योरी ज्योमेट्रीज पढ़ी ना, रेगुलर इरेगुलर, मैंने बोला था आप डिसाइड कर पाओगे पोलर और नॉन पोलर, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। तो उसको करने से पहले इसका एप्लीकेशन पार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला एप्लीकेशन पार्ट है, इसमें एक चीज़ आएगी डायपोल मोमेंट। क्या आएगा हमारे पास? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है? इसको म्यू से हम डोनेट करते हैं, चार्ज इंटू में लेंथ होता है हमारे पास, ये चार्ज इंटू में लेंथ। तो इसकी जो ऐसे यूनिट होती है वो होती है हमारे पास डी बाय, ठीक है। क्या होती है? डी बाय। इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो मतलब जहाँ पे भी डायपोल मोमेंट है विच मीन्स कि वहाँ पे पोलैरिटी है। क्या हमारे पास? पोलैरिटी है। क्या है हमारे पास? पोलैरिटी, मतलब कि वो पोलर है मॉलिक्यूल, ठीक है। वो क्या है हमारे पास? पोलर है मॉलिक्यूल। मतलब अब हमें कैसे पता चलेगा किस में डायपोल मोमेंट है या नहीं है, ये हम ज्योमेट्री के बेस पे बताएंगे। अब देखो आपके पास एग्जांपल्स हैं, आपको 4 दे रखे हैं ऑप्शन, CO2, BF3, BeCl2 एंड NH3, ठीक है। आपको ये दे रखा है और आपको ऑप्शन में पूछा गया कि बताओ इसमें से कौन सा पोलर है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सा पोलर है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं किस में डायपोल मोमेंट होगा। दोनों को एक ही तरीके से करेंगे, सेम ही उसमें आएगा, ठीक है। सबसे पहला वही काम है, हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है। तो हम कर चुके हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका भी 2 आएगा और इसका 4 आएगा। देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो CO2 का बनेगा ऐसे, BF3 का ड्रॉ करूँ तो बनेगा ऐसे, FF ऑक्यूपाई है। BeCl2 का करूँ तो ऐसे बनेगा, NH3 का करूँ ऐसे, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे लोन पेयर। तो ये जो तीनों ज्योमेट्रीज है हमारे पास, ये कैसी ज्योमेट्री है? रेगुलर। कैसी ज्योमेट्री है ये? रेगुलर ज्योमेट्री। तो जब भी रेगुलर ज्योमेट्री होगी तो मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर। तो मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर और नो डायपोल मूवमेंट, मतलब कि डायपोल मूवमेंट जो है वो इक्वल टू 0 होगा। तभी मैंने पहले आपको बताया रेगुलर ज्योमेट्री और इरेगुलर ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट। ये तीनों क्या है हमारे पास? रेगुलर ज्योमेट्री के अंडर आते हैं। तो रेगुलर ज्योमेट्री है तो जिसकी भी रेगुलर ज्योमेट्री होगी, सेम बात है, रेगुलर ज्योमेट्री के साथ साथ सारे के सारे एटम जो साइड एटम्स है वो सेम होने चाहिए। अब देखो एक एग्जाम्पल, मैं ये क्यों बोल रही हूँ। ये है आपके पास CHCl3, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करोगे 4 आएगा, HHHCl। तो इसमें कहीं पे भी लोन पेयर नहीं है तो आप बोलोगे रेगुलर ज्योमेट्री है। यस, CHCl3 हैव रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है, उसकी रेगुलर ज्योमेट्री है।
और डिफरेंस क्या है, सभी के सभी जो साइड एटम्स है वो सेम नहीं है हमारे पास। तो रेगुलर ज्योमेट्री तो होनी चाहिए, साथ ही साथ में सारे के सारे जो साइड एटम्स है वो सेम होने चाहिए, तभी हमारा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा और उसका डायपोल मोमेंट 0 के इक्वल होगा। ये रेगुलर ज्योमेट्री है, बट इसका जो डायपोल मोमेंट है इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज साइड एटम्स आर नॉट सेम, कि जो साइड एटम्स हैं वो सेम नहीं है, इसीलिए जो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो 0 नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, तो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो दैट द गिवन मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉट। अब आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है वाटर H2O इज पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, बता चुकी हूँ मैं आपको कैसे आपने डिसाइड करना है पोलर है या नॉन पोलर है आपके पास, तो आपने इसका मेरे को कमेंट करना है। ठीक है, एक और इसका एप्लीकेशन पार्ट में छोटी सी चीज़ है आपके पास, देखो आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं NF3 और NH3, बोथ हैव इर्रेगुलर ज्योमेट्रीज एंड बोथ्स डायपोल मोमेंट्स आर नॉट इक्वल टू 0। हमें पता है दोनों इरेगुलर ज्योमेट्री है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4 और एक लोन पेयर ये कंटेन करेगा, तो इसकी इरेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। ओके, बट हमें बताना है दोनों में से ज़्यादा पोलर कौन है, या दोनों में से किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है, हमें ये बताना है दोनों में से पोलर कौन है, ज़्यादा पोलर या डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है। अब ये हमने कैसे डिसाइड करना है, बनाते हैं स्ट्रक्चर। बनेगा तो दोनों का ही सेम, यहाँ पे आएगा F, यहाँ पे आएगा F, यहाँ पे आएगा F, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर H H H ऐसे, राइट। अब हमने डायपोल मोमेंट का एरो लगाना है। डायपोल मोमेंट का एरो होता है, तो एरो कैसे होता है, ऐसे हेड टू टो ऐसे लगाते हैं। यहाँ पे होता है मतलब कि मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, मतलब हेड पे कौन होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब इन दोनों में देखो ये बॉन्ड है हमारे पास नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, इसकी तरफ एरो ऐसे, यहाँ पे भी सेम इसकी तरफ एरो ऐसे, यहाँ पे भी सेम इसकी तरफ एरो ऐसे। अब जब भी लोन पेयर है तो लोन पेयर की तरफ ही एरो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी लोन पेयर की तरफ ही एरो जाएगा। अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, इसकी तरफ एरो, इसकी तरफ एरो और इसकी तरफ एरो, राइट। अब हम अगर देखें ये तीनों के तीनों एरो नीचे की तरफ आ रहे हैं, 1 2 3 ऐसे 3 एरो नीचे की तरफ और एक एरो ऊपर की तरफ, तो हम मान लेते हैं एक से एक एरो कैंसिल, तो हमारे पास टोटल एरोस कितनी बची 2, मतलब मान लो डायपोल मोमेंट हो गया 2, एक एरो का डायपोल मोमेंट है 1। ठीक है, इसका 1, इसका भी 1, इसका कैंसिल होकर डायपोल मोमेंट हो गया 2। अब यहाँ पे आओ, ये भी ऊपर की तरफ, नीचे वाली तीनों भी ऊपर की तरफ, तो तीनों ऊपर की, चारों की चारों ऊपर की तरफ, तो डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा 4, विच मीन इसका डायपोल मोमेंट क्या है, ज़्यादा। इसका मतलब ये हमारे पास ज़्यादा पोलर है एज कम्पेयर टू NF3। NH3 इज़ मोर पोलर। इसका डायपोल मोमेंट 4 नहीं होता है। मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि डायपोल मोमेंट ज़्यादा कैसे गया, क्योंकि इसकी सारी की सारी एरो एक ही डायरेक्शन में है, तो वो ऐड हो रही है चीज़। इसकी जो एरो है, एक जो 3 एरोज़ है वो नीचे वाली तरफ है, एक एरो ऊपर वाली तरफ है, तो एक से एक कैंसिल। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे 2। चीज़ों को आसान करने के लिए मैंने ऐसे वैल्यूज़ को ले लिया ताकि आपको समझ में आए। एक्चुअल में इसका डायपोल मोमेंट 4 या 2 नहीं होता है, वो तो हम एक्सपेरिमेंटली डेराइव करते हैं कि इसका डायपोल मोमेंट कितना होता है। बट अगर आपको दो मॉलिक्यूल्स में डिसाइड करना हो किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, तो आप ऐसे एरो लगा के डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसकी एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर, राइट। अब हम चलते हैं अपना हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है हमारा, हाइब्रिडाइजेशन।
देखो मैं हाइब्रिडाइजेशन में थ्योरी क्या है वो आपको नहीं बताने वाली हूँ। क्वेश्चन आपको सीधा सीधा आएगा, आपको किसी की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगी, राइट। वो हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मेरा मेन मोटिव है आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना। थ्योरी वाले पार्ट पे मैं नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा आपको बता दूंगी दैट व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, क्या उसने ऐसा कुछ एक्सप्लेन करा था जो उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली थी, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज दैट प्रोसेस जिसमें हमारे पास ऐसे जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंटरमिक्स होते हैं जिनकी एनर्जी सिमिलर होती है। इंटरमिक्स हो गए लाइक 3 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए, उनकी एनर्जी सेम थी, तो वो 3 मॉलिक्यूल इंटरमिक्स होके हमें सिमिलर ऑर्बिटल्स देते हैं और उन ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं और उस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हैं। बट ये हाइब्रिडाइजेशन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन इज़ अ थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट, कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है इसका। चीज़ों को आसान करने के लिए इसको समझाया जाता है, ठीक है। कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसका नहीं है। जो पॉलिंग हमारे साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया था, क्योंकि जो पहले की थ्योरी थी लाइक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो बोलती थी कि जो बॉन्डिंग होती है सिर्फ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन ही करते हैं हमारे पास बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट। ही सेड दैट फुली फील्ड जो हमारे पास मॉलिक्यूल ऑर्बिटल होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उनकी इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी ना तो ज्योमेट्री एक्सप्लेन हो रही थी ना ही शेप एक्सप्लेन हो रही थी। तो उस लिमिटेशन को ओवरकम करा था पॉलिंग ने। उन्होंने बताया था ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हाफ फील्ड ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे, फुली फील्ड भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। फुली फील्ड या तो फुली फील्ड ही पार्टिसिपेट कर जाते हैं या फिर उसमें क्या हो जाती है, एक्साइटेशन हो जाती है। एक्साइटेशन मतलब एक जगह से बॉन्ड हायर एनर्जी में चला जाता है। तो ये उन्होंने क्या करा था, उसको लिमिटेशन को ओवरकम करा था। तो जब उस लिमिटेशन को ओवरकम करा गया तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको एक्सप्लेन किया गया, उनकी ज्योमेट्री जो है जैसी है वैसी ही सामने आई, ठीक है। अब मेन बात है हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या है। देखो इसको भी हमने, आपने ये सीख लिया कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। देखो 2, 3, 4, 5, 6 तक कोऑर्डिनेशन नंबर सीख लिया। देखो हाइब्रिडाइजेशन आपने देखी होगी, हाइब्रिडाइजेशन होती है एस पी डी की फॉर्म में। एस ऑर्बिटल पी, एस होता है हमारे पास एक ऑर्बिटल, उसके बाद पी होते हैं हमारे पास 3 ऑर्बिटल और डी होते हैं हमारे पास 4 और डी होते हैं हमारे पास 5 ऑर्बिटल। ऐसे तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। हाइब्रिडाइजेशन एस से स्टार्ट हुई है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। एक एस, पी भी एक ही होगा, एस और पी को मिलकर, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बनाना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन इज एस पी। उसके बाद है हमारे पास 3, एस तो एक ही रहेगा, पी कितने हो जाएंगे 2, तो इसको हम लिखते हैं sp2। उसके बाद 4, तो यानी कि s3p हो जाएंगे हमारे पास, तो आ जाता है sp3, ठीक है, sp3। इसी तरह कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे हमारी, जब हमने बोला था स्क्वायर प्लेनर, वो भी होती है हमारी, वो भी मैं बता रही हूँ। उसमें पहले एक डी आ जाता है, फिर एस आ जाता है, फिर पी आ जाता है, 2 पी आ जाते हैं, तो DSP2 हमारे पास आ जाती है। उसके बाद आ जाता है 5 है हमारे पास, ये था ना sp3, तो sp3 तो ऐसे ही हो गया, प्लस में डी आ जाएगा एक और, तो क्या बन गया sp3d। उसके बाद 6 आ जाएगा, 6 में क्या आ जाएगा sp3, तो ऐसे ही डी कितने आ जाएंगे 2, तो क्या आ जाएगा sp3d2। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D2sp3 भी होगी। ये हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं, हाइब्रिडाइजेशन, ये मैंने टॉपिक का नाम नहीं दिया यहाँ पे, है ना। क्या हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्या है हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास। तो ये जो 6 है ऑक्टाहेड्रल है, उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 भी हो सकती है और D2sp3 भी हो सकती है। इनर आउटर का ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये हम जब डी ब्लॉक एलिमेंट करेंगे वहाँ पे मैं बताऊंगी कहाँ पे D2 होएगा, बाहर वाला होएगा या अंदर वाला होएगा, ठीक है। तो क्या है, वही कॉन्सेप्ट है। कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे आपको फाइंड करना है वैसे ही करोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग आपको अपनी ज्योमेट्रीज बतानी है। लीनियर, ट्रायंगल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, TBP एंड देन द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो जब हमारे पास ये जो हमने जो कोऑर्डिनेशन नंबर से हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करते हैं, उनकी हाइब्रिडाइजेशन तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उनकी हाइब्रिडाइजेशन हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो एक और तरीका है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का, मतलब 2 तरीके हमारे पास। मेथड नंबर 1,
एक तो मैंने बता दिया कोऑर्डिनेशन नंबर से, और आप क्या कर सकते हो मेथड नंबर 1 में कि अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो आप काउंट करोगे, काउंट सिग्मा बॉन्ड, कि आपको सिग्मा का मतलब है, सिग्मा की जगह आप लिख लो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड काउंट करोगे, अभी सिग्मा आपको नहीं पता है। प्लस में अगर लोन पेयर है वो काउंट करोगे, तो उससे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। जैसे NH3, वही बात है ना, फिर आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, आप तभी फाइंड आउट कर पाओगे। NH3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, यहाँ पे ये होता है हमारे पास। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, और लोन पेयर कितना है 4, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3 ऐसे। या तो फिर मैंने कैसे बताया, जो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर वो ज़्यादा इजी है, क्योंकि स्ट्रक्चर का आपको आइडिया हो ये पॉसिबल नहीं है, बट कोऑर्डिनेशन नंबर आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर लिया, उसके बाद आप ज्योमेट्रिक बता दोगे। अब एक और चीज़ आप लिखोगे कि हाइब्रिडाइजेशन है ना, जो हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व पाई बॉन्ड, कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें पाई बॉन्ड जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। इसको कहीं पे भी इम्पॉर्टेंट मार्क करके रख लेना, क्योंकि ये थ्योरी में भी आ सकता है। अब इसका यूज़ भी हम करेंगे कैसे, कहाँ पे, ये जो सिग्मा पाई का थोड़ा तो आइडिया होगा, सुना होगा, बस अब आगे हम सिग्मा पाई ही पढ़ेंगे कि कैसे वो फॉर्म होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट पाई बॉन्ड, क्या मतलब हुआ इसका, देखो जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट है उसकी हाइब्रिडाइजेशन तो आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे, बट हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे आपके पास ये स्ट्रक्चर दे रखा हो ऐसे, यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे भी H लगा दिया, यहाँ पे H2 लगा दिया, और बोलो इन कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं फाइंड कर सकते, तो हम क्या करेंगे, सिंपल काउंट करो सिग्मा बॉन्ड, काउंट सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होते हैं हमारे पास। ठीक है, इसको करवाने से पहले ना मैं ये वाला सिग्मा पाई के बारे में बता देती हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, क्योंकि इसमें सिग्मा पाई का रोल है हमारे पास। फिर मैं आपको ये वाली हाइब्रिडाइजेशन का बताती हूँ, क्योंकि ऐसे कई बच्चों को पता होगा व्हाट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कई को नहीं पता होगा, तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। पहले हम सिग्मा और पाई का रोल सीख लेते हैं, फिर मैं इसको हाइब्रिडाइजेशन में आपको कैसे यूज़ करना है वो बताऊँगी। ठीक है, मैंने बोली थी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, क्या है आपके पास, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, कि ऑर्बिटल हमारे पास कैसे कैसे ओवरलैप करते हैं। ऑर्बिट कौन से हमारे पास, S P D एंड F, ये ऑर्बिटल है, कैसे कैसे ओवरलैप करते हैं, शेप का आइडिया होना चाहिए। देखो पहले अगर हमारी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो, कैसी ओवरलैपिंग हो, हेड ऑन ओवरलैपिंग, जैसे S है, S हमारा ऐसे होता है, S तो इसमें सारे ही हेड है, तो S से S कंबाइन करेगा ऐसे, ये भी S है, ये भी S है, तो S से S जब कंबाइन करता है तो हमारा बनता है सिग्मा बॉन्ड। S से S कंबाइन करता है तो हमारा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, विच मीन्स 1S कंबाइन करेंगे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 2S कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, दोनों से ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब देखो हमारे पास ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास एक S हो और एक P हो, तब भी हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। कैसे, देखो ये S है ऐसे, तो ये हमारा ये हुआ इन्वॉल्व, तो ये हमारा S है, ये हमारा P है, तो जब S और P इन्वॉल्व होते तब भी हमारा क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एक S, ये P हम बुक्स में लिखा होता है, ये PZ होता है हमारे पास। ठीक है, कौन सा होता है, PZ। P ऑर्बिटल हमारे पास 3 तरह के होते हैं, ऐसे PX PY PZ ऐसे, तो ये PZ है, इसको बुक्स के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो जब S और PZ मिलता है तो हमारा कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। कौन सी ओवरलैपिंग से, हेड ऑन ओवरलैपिंग से। ठीक है, अब देखो पाई बॉन्ड पे चलते हैं, अब हम चलेंगे पाई बॉन्ड पे। पाई बॉन्ड देखो, जब हमारा ये जो PZ है ये मिलता है तब भी हमारी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, PZ प्लस में PZ, ये देखो ऐसे, ये भी तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई ना,
तो PZ मिलेंगे तब भी हमारा कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड में होती है हमारे पास साइडवेज ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग कैसे, देखो हमारे पास PY प्लस में PY, इसको PY या PX कुछ भी ले सकते हो आप। देखो कैसे होगा ओवरलैप, ऐसे यहाँ से साइड से, तो ये कौन सा बॉन्ड बना, ये हमारे पास बना पाई बॉन्ड। PZ भी बना सकते हैं, PZ ऐसे होता है ना, ऐसे ये इस तरफ को ऐसे, तो ये भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये थे सिग्मा और पाई। बाकी अगर बात की जाए सिग्मा और पाई बॉन्ड में, S फॉर सिग्मा, S फॉर स्ट्रॉन्ग, आप ये ऐसे याद रख सकते हो, S फॉर सिग्मा, S फॉर स्ट्रॉन्ग। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। और एक बात, जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा, जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है। विदाउट सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जब तक सिग्मा नहीं है पाई नहीं बनेगा। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम सिग्मा ही बोलते हैं। जैसे आपके पास कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड है ये सिग्मा होगा, ये सिंगल बॉन्ड है ये सिग्मा, एक पाई। ये सिंगल है क्योंकि पहले सिंगल बॉन्ड बनता है सिग्मा, बाकी के दोनों क्या है, पाई। तो जब हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, जब हमारे पास डबल बॉन्ड है एक सिग्मा एक पाई, जब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है एक सिग्मा और 2 पाई हमारे पास बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने याद रखना है। बाकी अगर बात की जाए स्ट्रॉन्ग कौन सा बॉन्ड होता है, तो स्ट्रॉन्ग हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है, H फॉर सिग्मा, S फॉर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, अब एक और चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जब हमारे पास S प्लस में S ऑर्बिटल मिलते हैं तो हमने देख लिया कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो जब हमारे तीनों के तीनों P, मतलब ये एक P ये बन रहा है और उसके बाद ये दूसरा P बन रहा है, तो कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा और 2 पाई। ये हमने देखा ना, PZ सिग्मा बनाता है, PY भी पाई बनाता है और PX भी पाई बनाता है। मतलब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमारी चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, कि जब PP कंबाइन करेंगे तो एक सिग्मा 2 पाई बनते हैं, और जब SS कंबाइन करेंगे तो सिग्मा ही बनता है। जब P कंबाइन करते हैं एक सिग्मा 2 पाई, एक सिग्मा 2 पाई, इस चीज़ को याद रखना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये चीज़ यूज़ होगी आपके पास। ठीक है, तो ये था सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। अब हम चलते हैं अपना, जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन का आपका कॉन्सेप्ट छोड़ा था, देखो ऐसे ये आपको बोला गया हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो। तो मैंने क्या बोला है कि सिंपल के सिंपल आपने सिग्मा बॉन्ड काउंट करनी है। क्या काउंट करो, सिग्मा बॉन्ड। तो देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें एक ही सिग्मा होगा, ये तो 2 सिग्मा होने वाले नहीं। और जो ये H है इसने भी ऐसे बॉन्ड बनाया होगा। तो इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक ये है एक ये है, 2 सिग्मा, विच मीन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp। सेम इस कार्बन को देखो, इस कार्बन का एक सिग्मा तो इधर है एक सिग्मा इधर है, 2 ही सिग्मा हुआ है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp। अब इस कार्बन को देखो, एक सिग्मा ये आया, एक सिग्मा यहाँ से होगा और ये H भी सिग्मा बना रहा होगा 3, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2। इस कार्बन को देखो, एक सिग्मा ये है इसका, एक सिग्मा ये है इसका, ये दोनों पाए हैं तो नहीं होगा, तो 2 ही सिग्मा, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp। अब इस कार्बन को देखो, एक सिग्मा तो ये रहा इसका, 2 H लगे हुए हैं, 2 H कैसे होंगे, ऐसे होंगे, सिंगल बॉन्ड ही होंगे। तो ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा हुए, 3। तो मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आई, sp2। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आई, sp2। मतलब हाइड्रोकार्बन में अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है तो सिंपल आप क्या करोगे, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करोगे, सिग्मा बॉन्ड काउंट करा उसके बाद अपनी हाइब्रिडाइजेशन लिख दोगे। बाकी जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे वहाँ से मैं आपको दोबारा भी करवाऊंगी वहाँ चीज़ें। ठीक है, पर मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया, अगर हाइड्रोकार्बन्स में आप, यानी कि जब सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे ट्रिपल है तो sp, डबल है तो sp2, सिंगल कहीं पे भी बॉन्ड नहीं था इसका। तो जहाँ पे जब कार्बन सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है तो उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड में sp2, ट्रिपल बॉन्ड में sp। बाकी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक के। लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने थ्योरी पढ़ी वैलेंस बॉन्ड गैस पर, इनकी लिमिटेशंस आ गई तो उनको ओवरकम करने के लिए हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ गई। तो जो इसका मेन मोटिव है, इस थ्योरी का मेन मोटिव है बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर लाइक हमारे पास H में कितना, उसके बाद O में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 1 है बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो इनमें तो हमें पता होता है, बट अगर इनके ऊपर चार्ज आ जाए, N2 पॉजिटिव आ जाए, O2 नेगेटिव आ जाए, ऐसे आ जाए, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा। और ये मैग्नेटिक नेचर के बारे में भी बताते हैं। जो ये थ्योरी है ये हमें मैग्नेटिक नेचर के बारे में भी बताती है। मैग्नेटिक नेचर का मतलब है पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है, ठीक है। तो ये हम इसमें चीज़ें सीखेंगे। तो वो जो मैंने बताई आपको उस चीज़ का याद रखना है कि जब S ऑर्बिटल हमारे पास मिक्स होते हैं तो सिग्मा बनता है, P ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे 1 सिग्मा 2 पाई बनते हैं, ठीक है। ओके, अब ये क्या मैं बोल रही हूँ, देखो इसको आपने एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। देखो जब भी आपका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कि जो भी आपको मॉलिक्यूल दे रखा है उसका एटॉमिक नंबर जो है लेस देन इक्वल टू 14 है। जो मॉलिक्यूल दे रखा है उसका एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 14 है, तब हमारे पास मिक्सिंग होगी, तब हमारे पास क्या होगी, मिक्सिंग अकर्स। अब ये कैसे, जैसे N2 है, N2 मॉलिक्यूल है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, N2 का मतलब है 2 नाइट्रोजन है, ये 2 नाइट्रोजन, तो एक का होता है 7, तो 2 का क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 14 है, विच मीन्स इसमें क्या होगी, मिक्सिंग। अब इस मिक्सिंग का क्या मतलब है वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो हम N2 का ही स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, N2 का। तो 2 नाइट्रोजन है हमारे पास, देखो नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर क्या आएगा इसका 7, एटॉमिक नंबर क्या आएगा 7। हाइब्रिडाइजेशन सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेम ही दूसरे नाइट्रोजन की होगी। तो सबसे पहले हम 1s का ड्रॉ करेंगे। नीचे आपको कितना दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है आपको, है ना। देखो मैं यहाँ पे, यहाँ दिख रहा होगा आपको, तो मतलब यहाँ तक। ओके तो देखो मैंने बोला सबसे पहले मैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन Z इज इक्वल टू 7, क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक नाइट्रोजन का 1s बनाया, सेम मैंने दूसरे नाइट्रोजन का 1s बनाया, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखेंगे हम 1s, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 1s। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे नाइट्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब ये S और S कंबाइन करेंगे तो एक ऑर्बिटल बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा 1s। क्योंकि S और S जब कंबाइन कर दें तो हम बोलेंगे कि हमारे पास क्या बनेगा, हमारा सिग्मा। तो देखो ये हमारा बन गया, तो आप ऐसे लगा सकते हो, ऐसे लाइंस।
अब जब हमारा ये बॉन्डिंग बोलते हैं इसको कौन सा ऑर्बिटल बोलते हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसको बोलते हैं हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो जब बॉन्डिंग बनेगा तो उसका एंटी बॉन्डिंग भी आएगा। एंटी बॉन्डिंग क्या होगा? थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी वाला होगा, ठीक है। इस तरफ को क्या हो रहा है हमारी, इस तरफ को हमारी एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है? एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है हमारी, ठीक है। क्योंकि हमारे दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करें तो हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल भी क्या आएंगे? 2 ही आएंगे। ये हमारा बॉन्डिंग होगा, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग होगा। ये कौन सा होगा? एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। मैं इस तरफ लिख रही हूँ कि जो बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, वो क्या है? स्टेबल है। तो अगर वो स्टेबल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? लेस। उसकी एनर्जी क्या होगी? लेस। इस वजह से वो नीचे गया इन दोनों से, क्योंकि इन दोनों को कंबाइन करके उसने स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, तो वो नीचे गया क्योंकि ऊपर की तरफ एनर्जी क्या हो रही है हमारे पास? इंक्रीज, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे। देखो ये सिग्मा 1s है ना, इसको हम सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग के साथ हम स्टार लगा देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। जितने टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। हो गया। सेम हम बनाएंगे 2s का, क्योंकि 1s के बाद क्या आएगा हमारे पास? 2s। तो यहाँ पे उसका भी सिग्मा आ जाएगा, यहाँ पे उसका एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे 2s आ जाएगा, यहाँ पे भी 2s आ जाएगा। उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 2 आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे। ये हमारा सिग्मा 2s हो जाएगा और ये हमारा सिग्मा स्टार 2s हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा स्टार 2s हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारा P वाला नहीं आएगा फिर यहाँ पे ना। इसको भी थोड़ा सा नीचे दोबारा से बना देती हूँ, थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ क्योंकि P वाला नहीं आएगा हमारा फिर ना। यहाँ पे 1s, यहाँ पे 1s, उसका ये वाला, फिर यहाँ पे मैं लगा देती हूँ 2s, इसका ये आ जाएगा 2s, यहाँ पे 2s। वन एस 2s 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो, अब हम चलेंगे P पे। P3, यहाँ पे भी P, यहाँ पे 3 कितने इलेक्ट्रॉन? 3, 1 2 3, पहले हाफ फिल्ड होते हैं, ठीक है। 1 2 3 ऐसे हो गया हमारे पास। अब मैंने क्या बोला है कि जो P ऑर्बिटल है वो क्या बनाएगा? P ऑर्बिटल है वो एक सिग्मा बनाएगा और 2 पाई बनाएगा, ऐसे बोला है मैंने। ये सिग्मा है तो सिग्मा को मैंने क्या बोला है? सिग्मा इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सिग्मा इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर वो स्ट्रॉन्ग है विच मीन्स वो स्टेबल है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? उसकी एनर्जी क्या होगी? लेस। विच मीन्स सिग्मा नीचे आना चाहिए और जो दोनों पाई है वो ऊपर आनी चाहिए, ऐसे। जो सही में केस है उसमें ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि सिग्मा इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्टेबल बॉन्ड, उसकी एनर्जी कम है तो सिग्मा नीचे आएगा, बाकी के दोनों पाई ऊपर जाएंगे। बट यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है? 14। तो 14 पे मैंने क्या बोला हुआ है? क्या होगी? मिक्सिंग। तो मिक्सिंग का मतलब सिग्मा ऊपर आ जाएगा, पाई बॉन्ड नीचे चले जाएंगे। ये मतलब है उस मिक्सिंग का। और ये मिक्सिंग अगर आप स्ट्रक्चर में ड्रॉ नहीं करोगे, सारे के सारे आंसर आपके गलत आएंगे, ठीक है। आपके आंसर जो है वो क्या आएंगे? गलत आएंगे। क्या बोला मैंने? सिग्मा, P ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक सिग्मा 2 पाई। सिग्मा इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सिग्मा इज़ अ स्टेबल बॉन्ड, उसकी एनर्जी होगी कम, तो उसको नीचे आना चाहिए, पाई बॉन्ड को ऊपर। बट हमने एक रूल पढ़ा है, जब भी एटॉमिक नंबर लेस देन और इक्वल टू 14 होगा, मिक्सिंग का मतलब कुछ गड़बड़ होगी। तो गड़बड़ क्या है? सिग्मा गया ऊपर, पाई आया नीचे। इस चीज़ को ऐसे आपने याद रखना है। जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन आया, मिक्सिंग को हमेशा दिमाग में रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आएगा N2 का ही क्वेश्चन और यही गलत करवाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को याद नहीं रहता है मिक्सिंग करनी है आपने।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा साथ में मिक्सिंग, M फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, M फॉर मिक्सिंग, याद रखना है उसको, ठीक है। तो कैसे होना चाहिए इसका, पाई ऊपर आ गया और सिग्मा ऊपर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे। देखो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है सिग्मा 2pz, क्योंकि ये 2pz से बनता है, बाकी इनको जो मर्जी दे दो, 2px 2py, ठीक है। अब इसके भी तो एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग वही है, एंटी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, सिग्मा ही ऊपर जाएगा और ये नीचे आएंगे, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और ये सिग्मा स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है तो पहले यही फिल होंगे सिंगली फिर डबल, उसके बाद 4 5 हो गया 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो यही हमारे पास आएगा ऐसे ही। ऐसे, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गया किसका, N2 का। अब बात आती है बॉन्ड ऑर्डर की, ठीक है। किसकी बात आती है, बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड ऑर्डर आपने कैसे फाइंड करना है, इसमें हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो देखो बॉन्डिंग जो नीचे वाले हैं 2 4 6 8 10, ये सारे बॉन्डिंग है क्योंकि नीचे वाले हैं, तो हाफ 10 आगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस में एंटी बॉन्डिंग 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे, ऊपर कुछ नहीं है 4, तो 10 माइनस में 4 6 अपॉन में 2 कितना आ गया 3। तो ये कैसा, इस पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है हमारे पास 3। और जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन है, देखो ये लास्ट के इलेक्ट्रॉन है, कैसे हैं ये, पेयर्ड है। तो अगर ये पेयर्ड हैं तो जब भी पेयर्ड होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, डाया मैग्नेटिक, क्या बोला जाता है, डाया मैग्नेटिक, विच मीन्स N2 जो है वो डायमैग्नेटिक इन नेचर है, उसमें हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये तो N2 का था हमारे पास, ठीक है। ये किसका था, N2 का। अब आपको मान लो N2 पॉजिटिव का आ गया, N2 पॉजिटिव का आ गया, तो ये सारी चीज़ें मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। आपको किसका आ गया, N2 पॉजिटिव का या N2 नेगेटिव का, ठीक है, वो आ गया आपको। अभी N2 पॉजिटिव आए N2 नेगेटिव आए, एटॉमिक नंबर उसका 14 ही रहेगा, क्योंकि वो N2 है, N2 है, प्रोटॉन होता है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एटॉमिक नंबर, तो पॉजिटिव नेगेटिव से प्रोटॉन को कोई भी वो नहीं पढ़ने वाला है। तो N2 जब भी आया एटॉमिक नंबर 14 ही रहेगा। जब N2 नेगेटिव हो गया तो ये नहीं सोचना एटॉमिक नंबर 15 हो जाएगा, मिक्सिंग नहीं करेंगे हम, नो, N2 14 ही रहेगा, तो मिक्सिंग तो होगी ही होगी। अब मैं बोल रही हूँ N2 पॉजिटिव है हमारा, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है आपको N2 पॉजिटिव का। देखो N2 पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लेस होगा, मतलब लूज़ किया गया एक इलेक्ट्रॉन। तो आपको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी लूज़ कर देना, P वाले में से, क्योंकि यहाँ से नहीं जाएगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वहीं से इलेक्ट्रॉन जाता है हमारे पास। तो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव। तो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन जो सबसे लास्ट में फील हुआ वही यहाँ से जाएगा। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन गया किसका, ये हमारे N2 पॉजिटिव का। अब बॉन्ड ऑर्डर देखो कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अब 9 रह गए हैं क्योंकि पहले 10 थे, एंटी बॉन्डिंग तो वही है हमारे पास 4, तो 9 माइनस में 4 कितना हो गया 5 अपॉन में 2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5, विच मीन्स बॉन्ड ऑर्डर क्या कर गया हमारा, लेस हो गया। तो जब भी हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो ये नीचे वाले हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन जाता है तो हमेशा हमारा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोली मैंने, जब भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन जाएगा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा ही करेगा, बट अगर एंटी बॉन्डिंग में से जाए तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है। ये एक बार थ्योरी में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि N2 नेगेटिव का जो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर है उसमें चेंज आता है, तो किस में से, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन जा रहा है या एंटी बॉन्डिंग से, तो वो आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताओगे, ठीक है। अब जैसे N2 पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में से गया, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में से गया विच मीन्स उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर N2 नेगेटिव होता तो देखो, और एक बात, ये पैरामैग्नेटिक है या डाया, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है विच मीन्स कि जो N2 पॉजिटिव है वो कैसा आ गया हमारा, पैरामैग्नेटिक।
ठीक है। N2 पॉजिटिव हमने कर लिया, ये आया 3, ये आया हमारा 2.5। अब हम करते हैं N2 नेगेटिव। देखो N2 का क्या था हमारे पास, यहाँ पे था इलेक्ट्रॉन, ये भी था हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अब N2 नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो हम इस तरफ करवा देते हैं, इस तरफ करवा देंगे तो इस तरफ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो 10 ही है हमारे पास, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अब इंक्रीज हो चुके हैं, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, पहले 4 थे, अब कितने हो गए 5। तो हमारे पास 5/2 करेंगे तो भी क्या होगा 2.5। अब अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, क्योंकि अब एंटी बॉन्डिंग में आना इलेक्ट्रॉन, तो भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है। बॉन्डिंग कम होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। बॉन्डिंग ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा, एंटी बॉन्डिंग कम होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो N2 नेगेटिव का भी क्या आ गया हमारे पास 2.5 भी आ गया, और ये भी पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। अब आपको क्वेश्चन आ गया कि इसमें आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना है। किसका ऑर्डर लगाना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। सबसे पहले N2 आएगा, फिर उसके बाद N2 पॉजिटिव, इन दोनों का इक्वल ही रहेगा N2 नेगेटिव, क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या है 2.5 ही है। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, उनको प्लीज़ लिखिएगा साथ ही साथ अपनी, है ना। जो मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ उनको लिखिएगा, क्योंकि अभी तो आपको वीडियो देख के लगेगा समझ में आ रहा है, पर जब तक आप उन चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करोगे वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। अच्छे से छोटी छोटी जो मिक्सिंग की बात बताई है मैंने, मिक्सिंग के बाद क्या हुआ है, पी ऑर्बिटल जो है सिग्मा बनाते हैं, पाई बनाते हैं, ये छोटी छोटी जो चीज़ें बताई इनको साइड में कहीं पे इंपॉर्टेंट करके ज़रूर लिखिएगा, ताकि जब आप रिवाइज़ करो उनको रिकॉल कर पाओ, तो चीज़ों को याद ना करना पड़े आपको, क्योंकि याद करने के लिए आगे बहुत कुछ है आपके पास। अब देखो हम O2 का भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। किसका डिस्कस करेंगे हम, O2 का। देखो O2 हमारे पास क्या है, O2, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो एटॉमिक नंबर इसका 16, तो क्या हो गया ग्रेटर देन 14, तो नो मिक्सिंग, कोई मिक्सिंग नहीं होगी, तो जो वो सिग्मा एक्चुअल में जहाँ था वहीं रहेगा। तो यानी कि इसमें क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा आएगा और यहाँ दोनों पाई आएंगे, बस ये चेंज होगा, बाकी तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का खेल वैसा ही रहेगा। कैसा, देखो 1s2 है, 2s2 है, तो ये तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 2p4 है हमारे पास, तो इसमें चेंज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर इंक्रीज और एक इलेक्ट्रॉन इधर इंक्रीज, तो 2p4 है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। यहाँ नहीं फिल कर देना हमने 8 इलेक्ट्रॉन, नो, गलत हो जाएगा, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है, तो जिनकी एनर्जी सेम होती है, डीजेनरेट जो होते हैं, तो उनमें पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हाफ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 4 6 8 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 4 6, तो 6 4/2 करके कितना आ गया 2, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया हमारे पास 2, और ये कैसा है पैरामैग्नेटिक, कैसा है ये पैरामैग्नेटिक। अब हम चलते हैं O2 पॉजिटिव पे, तो इलेक्ट्रॉन को कम कर दो, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ से एंटी बॉन्डिंग से कम हुआ, कितने बचे 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। अब है O2 नेगेटिव, तो O2 नेगेटिव में ये चीज़ें तो पहले ही रहेगी। O2 नेगेटिव एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, जहाँ मर्जी कर दो यहाँ, तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, देखो हाफ ऐसे ही 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अब 2 4 6 7, 3/2, 3/2 मतलब 1.5, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5, और है क्या ये पैरामैग्नेटिक, तीनों के तीनों ही पैरामैग्नेटिक है हमारे पास, ठीक है। ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक। अब हमें ऑर्डर लगाना है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, किसका ऑर्डर लगाना है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, तो सबसे ज़्यादा इसका है O2 का, नहीं O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, देन O2, लास्ट में आएगा O2 नेगेटिव। तो ऐसे हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका TGT के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, तो इन चीज़ों को अच्छे से आपने कर लेना है।
बाकी कहीं पे भी कोई भी डाउट रहता है, कमेंट सेक्शन खुला है आपके पास, कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आज की वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो उनको रिकॉल कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके बोल सकते हो कि मैम हमें उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए, तो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।